हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर हमारा है 16, जो कि है बेसिस या फिर मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। जो लेक्चर नंबर 16 देखने से पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 14 ये दोनों लेक्चर अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है तो ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 16 आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाला है। बट अगर आपको खाली 16 ही देख रहे हो तो अभी भी आपको लेक्चर समझ में आ जाएगा। बट आपसे ये प्रीफरली मैं ये बोलता हूँ कि आप लेक्चर नंबर 15 और 14 भी एक बार देख लेना। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर स्टार्ट है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, और हम पढ़ रहे हैं बेसिस और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। हमारे अकाउंटिंग सिस्टम के 3 मेथड्स हैं। दे आर मेनली 3 बेसिस और मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इन कॉमन यूजेस, नेमली कैश बेसिस जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। दूसरा है हमारा अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। ये जो अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हो, ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है, ये जो अकाउंटिंग मेथड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एवरी इंडस्ट्री में मोस्टली यही फॉलो होता है, अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। अगर मैं आज की तारीख में आपको बोलूँगा तो 99% जो है यही सिस्टम फॉलो होता है, जिसे हम बोलते हैं अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। और थर्ड जो हमारा सिस्टम है उसे हम बोलते हैं मिक्स और हाइब्रिड बेसिस। मिक्स और हाइब्रिड बेसिस जो होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस सिस्टम। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा रिकग्निशन की बात। रिकग्निशन क्या होता है उसके बारे में बताने की। रिकग्निशन जो होता है, रिकग्नाइज जो होता है, मैंने ऑलरेडी आपको कैश बेसिस सिस्टम में बताया है, बट वो रिगार्डिंग कैश बेसिस सिस्टम था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस में रिकग्नाइज्ड मतलब क्या होता है। रिकग्नाइज का सिंपल मीनिंग जो होता है मान्यता प्राप्त करना, या फिर हमारे इस टॉपिक के लिए आपको ऐसा समझना है कि रिकग्नाइज का मतलब होता है एलिजिबल, मीन्स नाउ यू आर एलिजिबल टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑन द अक्रूवल बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस। अब वो ट्रांजेक्शन आपके इनकम भी हो सकते हैं और एक्सपेंस भी हो सकते हैं। देखिए अल्टरनेटिव जो मीनिंग है रिकग्नाइज्ड का वो है जनरली अप्रूव्ड, मीन्स कोई भी एक्टिविटी जो आपकी अप्रूव्ड हो गई हो, या फिर हम उसे और क्या बोल सकते हो, एक्सेप्टेड। कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो उसे आप कब रिकग्नाइज करोगे, मीन्स आप उसे एक्सेप्ट कब करोगे। ये जो है ना जनरली अप्रूव्ड या एक्सेप्टेड, या फिर यहाँ पे एक और वर्ड है कंप्लीटेड, ये जो वर्ड्स है ये अल्टरनेटिव वर्ड्स है फॉर द रिकग्नाइज्ड। ठीक है, देखिए अब रिकग्निशन फॉर इन केस ऑफ अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस पे, इन केस ऑफ सेल, जैसे सेल ऑफ गुड्स। अगर आप सेल ऑफ गुड्स कर रहे हो, ठीक है, आप गुड्स क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और आप मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हो, अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस मेथड फॉलो कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको सेल कब रिकॉर्ड करना है, हमें बुक्स में सेल्स कब रिकॉर्ड करना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपको 4 कंडीशन देखनी है। फर्स्ट कंडीशन जो है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। जब आपके गुड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन्स अगर आप गुड्स सेल करो तो अपने गुड्स का जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। नो इफेक्टिव कंट्रोल, मीन्स अब उस गुड्स के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज अब गुड्स किसके पास चला गया है, बायर के पास। सर्टेनिटी ऑफ प्राइस, मीन्स जो आप गुड्स बेच रहे हो उसका पैसा तो आपको पता होना चाहिए, वो होना चाहिए सर्टेनिटी ऑफ प्राइस। और सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, मीन्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बायर है वो हमें पैसा देगा। तो ये जो 4 कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं रिकग्नाइज्ड। मीन्स अब आप रेवेन्यू क्या कर सकते हो, रिकग्नाइज कर सकते हो। मीन्स इसका मतलब ये है कि अब सेल आप क्या कर सकते हो, रिकग्नाइज कर सकते हो। मीन्स सेल को क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो 4 कंडीशंस मैंने आपको बता दी है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, इफेक्टिव नो इफेक्टिव कंट्रोल, सर्टेनिटी ऑफ प्राइस, सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, ये 4 बातें कहाँ लिखी गई हैं, तो ये 4 बातें जो हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में लिखी हैं। सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपरेशन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ने को मिलेगा जब आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, जैसे आप सीए कर रहे हो, आप सीएमए कर रहे हो, आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हो, तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। मैं आपको, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट रिकग्निशन का वर्ड मुझे बताना था, तो मैंने सिंप्लिसिटी मीन्स आपका देखो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि सर आपने मुझे रिकग्नाइज बता दिया बट इसका मीनिंग हमें पता ही नहीं है। तो हर एक वर्ड का जो मीनिंग है वो हर एक लेक्चर में मैं आपको यहाँ पे बताता रहता हूँ, ठीक है। इसीलिए हमारे जो लेक्चर्स होते हैं वो काफ़ी डिटेल्स में हो जाते हैं। मेरा पर्पज़ यही है आपको पढ़ाने का कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ कि आप क्लास 11th के लिए ही नहीं, क्लास 12th के लिए या फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आप उसके लिए भी तैयार हो जाओ। तो चलिए हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सेल्स का मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि सेल्स हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ परचेस के बारे में या फिर कोई एक्सपेंस के बारे में। जैसे आप परचेस ऑफ गुड्स कर रहे हो तो आप उसे कब रिकॉर्ड करोगे और आप कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हो, अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। तो उसके लिए भी 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मीन्स जो गुड्स आप परचेस कर रहे हो वो आपके पास आ जाना चाहिए। इफेक्टिव कंट्रोल, यहाँ पे उस गुड्स का कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए क्योंकि उस गुड्स को आपने क्या कर लिया है, परचेस कर लिया है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सर्टेनिटी ऑफ प्राइस, आपको पता होना चाहिए कि ये जो गुड्स आपने ख़रीदा है उसके लिए आपको कितना पेमेंट करना है। और सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट मीन्स आपकी भी ये श्योरिटी होनी चाहिए कि मैं इन फ्यूचर इस गुड्स का पेमेंट करूँगा। तो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आप क्या कर लोगे, उसे रिकॉर्ड कर लोगे। तो रिकॉग्निशन का आपको मतलब समझ में आ गया है। सेल्स के लिए 4 कंडीशन है और परचेस के लिए भी 4 कंडीशन है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम गुड्स को, जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस। अब इस एग्जाम्पल को मैं एक अब जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस, इसे मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको यहाँ पे समझाता हूँ। इसमें 3 केसेस हैं। तो सबसे पहला केस हम स्टार्ट करते हैं, केस नंबर 1। ये सेलर है मिस्टर ए, ये बायर है मिस्टर बी। मिस्टर सेलर है, उनके पास एक गुड्स है जो वो बेचना चाहते हैं मिस्टर बी को। तो मिस्टर ए ने गुड्स को अपना सेल कर दिया है मिस्टर बी को। यहाँ पे देखिए क्या है, मिस्टर ए सेंड गुड्स एंड इनवाइस, इनवाइस का मतलब होता है बिल ऑफ ₹2000 टू मिस्टर बी ऑन 20th May 2020। ठीक है, तो 20 तारीख को मिस्टर ए ने क्या किया है, एक गुड्स को बी को ट्रांसफ़र कर दिया है। मिस्टर बी ने क्या किया है, मिस्टर बी ने मिस्टर बी को पेमेंट करना पड़ेगा 2000 का। मिस्टर बी मेक द पेमेंट ऑफ ₹2000 टू मिस्टर ए ऑन 25th May 2021। मीन्स 25 तारीख को मिस्टर बी ने क्या कर दिया है, उस गुड्स का पेमेंट कर दिया है मिस्टर ए को। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस हमें फॉलो करना है, और इस जो सेल्स का ट्रांजेक्शन है और परचेस का ट्रांजेक्शन उसे हम कब रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सेल्स के बारे में बताता हूँ कि सेल्स का रिकॉर्डिंग कब होना चाहिए। सेल्स के लिए हमारे पास 4 कंडीशंस थे। वो 4 कंडीशन कौन से डेट पे सेटिस्फाई हुए थे, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। पहला कंडीशन हमारा क्या था, पहला कंडीशन हमारा था ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। देखिए मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेलर जो था उसने गुड्स को सेल कर दिया है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कौन से डेट को हुई है, 20th May को हुई है। ठीक है, बट अभी हमें 3 कंडीशन और सेटिस्फाई करने हैं, तब जाके हम क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। दूसरा कंडीशन हमारा था नो इफेक्टिव कंट्रोल। तो सेलर के पास गुड्स का कंट्रोल है क्या, नहीं है, क्योंकि गुड्स कहाँ पे जा चुका है, गुड्स तो चला गया है बायर के पास। अब गुड्स के ऊपर किसका कंट्रोल है, बायर का। तो 20 तारीख को हमारा दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया है। तीसरा कंडीशन हमारा क्या था, तीसरा कंडीशन हमारा था सर्टेनिटी ऑफ प्राइस का। तो क्या ए और बी को पता है गुड्स कितने का है, यस, ए और बी दोनों को ही पता है कि गुड्स जो है वो 20,000 का है। फोर्थ कंडीशन हमारा क्या था, सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन। जब बी ए को पता होगा कि बी मुझे पैसे देने वाला है तभी तो ए ने गुड्स को सेल किया होगा। तो यहाँ पे ये चौथा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन का, कि ए को बी के ऊपर भरोसा है कि वो मुझे पैसे दे देगा। तो यहाँ पे चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि मिस्टर ए जो है वो सेल्स को कौन से तारीख में रिकॉर्ड करेगा,
20 मई को करेगा। तो ये काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है कि 20 तारीख को ही सेल्स का जो है रिकॉर्डिंग करने वाला है मिस्टर ए। अब मैं बात करता हूँ मिस्टर बी की, कि मिस्टर बी अपने एक्सपेंस को जो वो परचेस कर रहा है उसको कौन से डेट पे रिकॉर्ड करेगा। तो उसके लिए भी 4 कंडीशन थी हमारी। पहला कंडीशन हमारा क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पे गुड्स का ट्रांसफ़र हो चुका है, येस मिस्टर बी के पास गुड्स आ चुका है। दूसरा कंडीशन हमारा यहाँ पे था इफ़ेक्टिव कंट्रोल। क्या बी के पास गुड्स का इफेक्टिव कंट्रोल है? येस, बी के पास गुड्स का इफेक्टिव कंट्रोल है। तो 20 तारीख को सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट कंडीशन हमारा थर्ड कंडीशन क्या था, सर्टेनिटी ऑफ प्राइस। क्या बी को पता है कि गुड्स की प्राइस कितनी? येस, बी को पता है गुड्स की प्राइस कितनी है, 2000 है। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और फोर्थ कंडीशन हमारी क्या थी, सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट। जब गुड्स बी जो है गुड्स परचेस कर रहा है तो उसे तो ये पता ही है ना कि मुझे गुड्स का पेमेंट करना है मिस्टर ए को। तो यहाँ पे चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो मतलब परचेस और सेल्स के लिए चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है 20 तारीख को। तो जो भी हमारा सेल्स है और परचेस है वो कितने तारीख को रिकॉर्ड हो जाएगा, 20 मई को रिकॉर्ड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने इस जो हमारा केस 1 पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। प्लीज़ आप इसे रिमेंबर रखिए, बिकॉज आगे आने वाले केसेस में ये मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। अब 20,000 का पेमेंट है। मिस्टर बी मेड द पेमेंट ऑफ ₹2,000 टू मिस्टर ए ऑन 25 मई। तो 25 तारीख को मिस्टर बी ने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे रिकॉग्निशन। मिस्टर ए विल रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू दैट इज सेल ऑफ ₹2,000 ऑन 20th May. मिस्टर बी विल रिकॉर्ड and recognize expenses that is purchase of ₹2,000 on 20th May. तो यहाँ पे 20 तारीख को हमारी सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, इसीलिए हमने सेल्स और परचेस को कब रिकॉर्ड कर लिया है, 20th May को। अब हम देखते हैं केस नंबर 2। मिस्टर ए इज सेलर, मिस्टर बी इज बायर। गुड्स यहाँ पे सेल करना है। मिस्टर ए ने गुड्स सेंड कर दिया है मिस्टर बी को, और मिस्टर ए सेंड गुड्स एंड इनवॉइस ऑफ ₹2,000 टू मिस्टर बी ऑन 20th May। तो मुझे एक बात बताइए, 20th May को हर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है क्या? यस, ये ट्रांजेक्शन इतना देख के मुझे पता चल गया है कि मिस्टर ए जो है वो हमारा क्या करेगा, सेल्स रिकॉर्ड कर लेगा 20 तारीख को ऑफ ₹20,000, और मिस्टर बी जो है वो हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ऑन 20th May। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पे बायर के पास ₹500 ही है, ठीक है, और बायर ने ₹500 का पेमेंट कर दिया है। मिस्टर बी मेड पार्ट पेमेंट ऑफ ₹500 टू मिस्टर ए ऑन 25 मई। 25 तारीख को क्या किया है, बी ने मिस्टर ए को ₹500 पेमेंट कर दिए। ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए इररिलेवेंट है, बिकॉज हमारे कंडीशंस तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गए। तो मैंने खाली कंफ्यूज करने के लिए आपको ये कंडीशंस डाले हैं। अब देखिए, अगर आप फॉलो कर रहे हैं अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग कैसे होगा। मिस्टर ए विल रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू दैट इज सेल ऑफ ₹2,000 ऑन 20th May, बिकॉज 20th May को ही हमारी पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी। तो हम 20,000 का जो 2,000 का ट्रांजेक्शन है वो हम यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे। मिस्टर बी विल रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज एक्सपेंस दैट इज परचेज ऑफ ₹2,000 ऑन 20th May 2021। ठीक है, अब इस लेक्चर को ये जो हमारा एग्जाम्पल है उसको थोड़ा हम और आगे देखते हैं। इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा और डीप में लेके जाता हूँ। देखिए, मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए आस्क्स द बैलेंस पेमेंट ऑफ ₹1,500 टू मिस्टर बी ऑन 27 May 2021। मीन्स 27 तारीख को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि आप जो है बैलेंस पेमेंट जो 1,500 का है वो मुझे दे दो। क्या ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलेवेंट है? नहीं सर, ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज 2,000 का रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑलरेडी करके रख लिया है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, मिस्टर बी के पास ₹1,500 थे, लेकिन उसने पेमेंट कब ही किया, मिस्टर बी मेड बैलेंस पेमेंट ऑफ ₹1,500 टू मिस्टर ए ऑन 30th May। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट है क्या? नहीं सर, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हम अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, हम मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा कंडीशन तो 20th May को ही सेटिस्फाई हो गया था। तो देखिए यहाँ पे
इफ़ मिस्टर बी मेक द बैलेंस पेमेंट ऑफ ₹1,500 टू मिस्टर ए ऑन 30th May 2021, Mr. A will not record and recognize revenue sale because ₹1,500 ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑन 20th May। मीन्स हमने तो 20 तारीख को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, तो इस ट्रांजेक्शन से हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमने ट्रांजेक्शन तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है। मिस्टर बी विल नॉट रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज एक्सपेंस दैट इज परचेज बिकॉज ₹1,500 ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑन 20th May। मीन्स ये जो भी ट्रांजेक्शन है वो 20 मई को तो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, तो यहाँ पे हमारे ट्रांजेक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ केस नंबर 3। देखिए सेलर है यहाँ पे, ये नया केस स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे बायर है। तो सेम ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, सेल ऑफ गुड्स एंड मिस्टर ए सेंड गुड्स एंड इनवाइस ऑफ ₹2,000 टू मिस्टर बी ऑन 20th May। तो ये देख के मुझे ये समझ में आ गया कि 20 मई को मैं क्या करूँगा, अपने सेल्स भी रिकॉर्ड कर लूँगा और परचेज भी रिकॉर्ड कर लेगा मिस्टर बी। अब मिस्टर बी के पास ₹500 था, उसने पेमेंट कर दिया है यहाँ पे। मिस्टर बी मेड पार्ट पेमेंट ऑफ ₹500 टू मिस्टर ए ऑन 25th May 2021। अब देख लेते हैं इसमें इफेक्ट क्या होने वाला है, अक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। देखिए मिस्टर ए विल रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू दैट इज सेल ऑफ ₹2,000 ऑन 20th May 2021 बिकॉज मिस्टर ए को तो पता ही है ना कि उसका सेल तो कंप्लीट हो गया 20 तारीख को, तो वो रिकॉर्ड कर लेगा। 500 के लिए वो रुकने वाला नहीं है। मिस्टर बी विल रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज एक्सपेंस दैट इज परचेज ऑफ ₹2,000 ऑन 20th May 2021। ठीक है, तो 20 तारीख को ही मिस्टर बी भी क्या करेंगे, अपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, बिकॉज ऑल द कंडीशन फॉर द रिकॉग्निशन हैज़ सेटिस्फाइड। अब इसी जो एग्जाम्पल है हमारा उसको कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर ए आज द बैलेंस पेमेंट ऑफ ₹1,500 टू मिस्टर बी ऑन 27th May 2021। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बायर है मिस्टर बी है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट का मतलब मैंने आपको अपने कैश बेसिस जब मैं पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था, यहाँ मैं वापस से आपको बता देता हूँ। इंसॉल्वेंट का मतलब ये है कि कोर्ट ने मिस्टर बी को क्या कर दिया है, बता दिया है कि वो इंसॉल्वेंट है। मीन्स अब कोई भी पर्सन जो है मिस्टर बी से कोई भी पेमेंट कलेक्ट नहीं कर सकता, और मिस्टर बी के पास कोई भी पैसे नहीं है तो वो किसी को पेमेंट भी नहीं कर सकता। तो इंसॉल्वेंट होने का ये मतलब है यहाँ पे मिस्टर बी का कि मिस्टर बी अब जो है मिस्टर ए को पेमेंट नहीं कर पाएगा। देखिए अब मिस्टर बी इन्फॉर्म्स टू मिस्टर ए on 30th May 2021 that he become insolvent and he cannot make the balance payment of ₹1,500 to Mr. A। मिस्टर बी ने क्या किया है, मिस्टर ए को बता दिया है कि मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब पेमेंट तो नहीं मिलने वाला है मिस्टर ए को। लेकिन मिस्टर ए ने क्या किया है, उसने तो सेल बुक कर लिया है, कितना 2,000। तो क्या उसे 2,000 जो इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? नहीं, बिकॉज मिस्टर ए को तो कितने पैसे मिले थे 500। तो जैसे ही मिस्टर ए को पता चल जाएगा कि मिस्टर बी इंस्टॉलमेंट हो गया है, अब मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, तो जो ₹1,500 है वो उसके रिगार्डिंग क्या एक्टिविटी करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए नोट, इफ़ मिस्टर बी नॉट मेक द बैलेंस पेमेंट ऑफ ₹1,500 टू मिस्टर ए एंड ही बिकम इंसॉल्वेंट ऑन 30th May 2021। तो देखिए मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए विल रिकॉर्ड बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या होता है आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग मैं इतना बता देता हूँ। बैड डेट का मतलब ये होता है कि जो फ्यूचर में हमें पैसे मिलने वाले थे वो पैसे हमें नहीं मिलेंगे बायर से, तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट। तो यहाँ पे बैड डेट मेरा कितना हो गया, सेलर मिस्टर ए का बैड डेट कितना हो गया, ₹1,500। तो उसे क्या करेगा, उसे एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लेगा। पहले मिस्टर ए ने क्या रिकॉर्ड किया था, सेल्स रिकॉर्ड किया था 2,000। अब मिस्टर ए क्या कर रहा है, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा है कितना, 1,500। तो नेट रिकॉर्डिंग जो नेट है, नेट इनकम कितना मिस्टर ए ने रिकॉर्ड कर रही है, ₹500, बिकॉज उसको तो ये पता चल गया है कि अब तो मुझे खाली 500 ही जो मिलना था वो मिल चुका है, अब तो मुझे और कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए नेट इनकम कितना हो जाएगा मिस्टर ए का, ₹500। और मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर बी विल रिकॉर्ड Mr. B will record income of ₹1,500 on 30th May 2021, that is net expense of ₹500। इसका मतलब ये है कि मिस्टर बी जो था उसने तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था,
कितने का, 2000 का, लेकिन अब उसे ये पता चल गया कि 1500 तो मुझे पे करना ही नहीं है, तो उसे क्या रिकॉर्ड कर लेगा, इनकम। तो पहले उसने 2000 का क्या रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस, और अभी 1500 का इनकम रिकॉर्ड कर लिया। तो नेट एक्सपेंस कितना हो गया मिस्टर बी का, 500 रुपीज़। सिंपल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो थेरेटिकल एस्पेक्ट है, मर्केंटाइल अक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस का जो थेरेटिकल एस्पेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया हो गया होगा। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, उसके थेरी पार्ट को यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट हैज़ अर्न और अक्रूड। अक्रूड क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है हमारे पिछले वाले लेक्चर्स में। तो अगर आपको अक्रूड की इनकम क्या होता है तो आपको हमारा पिछला वाला लेक्चर देखना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ फर्स्ट पॉइंट वापस से। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन इट हैज़ अर्न और अक्रूड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मीन्स जो एक्चुअल पैसा हमें आ रहा है हमें उसका वेट नहीं करना है। जैसे हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई हो गया, वैसे हम क्या करेंगे, रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इट हैज़ इनकर्ड एंड एक्चुअल पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस नॉट इम्पॉर्टेंट। मीन्स जैसे आपको पता चला कि मेरा एक्सपेंस इनकर्ड हो गया है, मीन्स वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो आप क्या करो, एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन it is earned or accrued. Expenses is recognized when it has incurred. होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।